So welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम लोग NCERT का पैराग्राफ नंबर 33 पढ़ रहे हैं, क्लास 12 चैप्टर 4 का, और आपका इस चैप्टर का पार्ट नंबर 6 है। ठीक है बच्चे, तो इसमें हमने क्या देखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस देखेंगे। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके लिए हमें जीन समझना पड़ेगा बच्चे। पहले हम लोग यहाँ पर जीन समझ लेते हैं। एक जीन है हमारे पास, वो क्या करता है, एक्चुअल में इस पैराग्राफ में दिया है कि व्हाट एग्जैक्टली डोमिनेंस, डोमिनेंस है क्या, और वाई सम एलील डोमिनेंट एंड सम आर रिसेसिव। कुछ एलील्स डोमिनेंट क्यों होते हैं और कुछ एलील रिसेसिव क्यों होते हैं, ये हमने इसमें समझना है। देखो, जैसे मेरे पास एक जीन है बेटा, और उस जीन के ऊपर एलील कौन सी है, डोमिनेंट एलील है, जिसको मैं नॉर्मल एलील बोल सकता हूँ, वाइल्ड एलील बोल सकता हूँ, और अनमॉडिफाइड एलील बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इस जीन के ऊपर एक दूसरी एलील है जो म्यूटेंट एलील है, जिसको मैं मॉडिफाइड एलील बोल सकता हूँ। समझ में आ रही है बात बच्चे? तो दो टाइप की एलील मेरे एक जीन के पास प्रेजेंट है। ठीक, अब जो डोमिनेंट एलील है वो एक नॉर्मल एंजाइम बनाएगी, और वो नॉर्मल एंजाइम एक्ट करेगा सबस्ट्रेट पे, और वो बनाएगा प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट फिर क्या करेगा बच्चे, कंट्रोल करेगा ट्रेट, फिनोटाइप, कैरेक्टर, है ना। ये एक ही बात है, किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा कौन, प्रोडक्ट, है ना। और वो प्रोडक्ट किससे बना है, सबस्ट्रेट से, और सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये नॉर्मल एंजाइम, और ये नॉर्मल एंजाइम कहाँ से प्रोड्यूस हुई है, आपके डोमिनेंट एलील से प्रोड्यूस हुई है। क्लियर बच्चे ये बात? अब आपके पास आता है अनमॉडिफाइड एलील। हमारे क्रोमोसोम के ऊपर एक डोमिनेंट एलील है ना, एक जीन पे एक डोमिनेंट एलील है और एक आपकी मॉडिफाइड एलील है। मॉडिफाइड एलील क्या करती है बच्चे, उसमें म्यूटेशन आ जाती है। मॉडिफाइड एलील में म्यूटेशन होगी, वो भी नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगी, बट वो लेस एफिशिएंट होगा। कैसा होगा, लेस एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि सेल्स के ऊपर म्यूटेशन आ चुकी है। ठीक है, इस एलील्स के ऊपर चेंज आ गया, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इससे क्या हो जाएगा बच्चे, ये जो मॉडिफाइड एलील है ये बिहेव करेगी किसकी तरह, डोमिनेंट एलील की तरह। ये भी एक्ट करेगी सबस्ट्रेट पे, और ये भी प्रोडक्ट बनाएगी, और इसी की तरह क्या करेगी बच्चे, क्या करेगी, फिनोटाइप को कंट्रोल करेगी। बट इसका इफेक्ट कम होगा कंपैरेटिवली डोमिनेंट एलील। क्यों? क्योंकि ये म्यूटेंट एलील है बच्चे। मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाया था बच्चे, मैंने आपको बोला था कि अगर मेरे पास आरबीसीज की शेप कैसी है, बाइकनकेव शेप है, मान लेते हैं, है ना। बाइकनकेव तो ऐसा जैसा होता है, ये बाइकनकेव शेप है आरबीसीज की। अब मैं बोल रहा हूँ कि आरबीसीज अगर मेरे पास कैसा हो गया, ऐसा हो गया, सिकल शेप हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे इस सेल में म्यूटेशन आ गई है बच्चे। अब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है, इसके अंदर भी हीमोग्लोबिन है, इसके अंदर भी हीमोग्लोबिन है, बट सूटेबल कौन सा था, ये था, और ये ख़राब हो गया म्यूटेशन की वजह से। तो यहाँ पर यही बात है, करैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्रोडक्ट बन रहा है, इसका इफेक्ट ज़्यादा है और इसका कम है। तो इसीलिए इसको मैं डोमिनेंट एलील बोल रहा हूँ, इसको मैं रिसेसिव एलील कह रहा हूँ। समझ आ रही है बच्चे बात? ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो म्यूटेशन हो रही है मॉडिफाइड एलील्स के अंदर, या तो ये नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जो लेस एफिशिएंट होगा, या फिर क्या करेगा, एंजाइम ही नहीं बनाएगा। अगर एंजाइम ही नहीं प्रोड्यूस करेगा तो इसको मैं क्या कहूँगा, रिसेसिव एलील्स। या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा, जिसको मैं रिसेसिव एलील बोलूँगा। ठीक है बच्चे, तो इन दोनों का जो पार्टिकुलर प्रोडक्ट बनने का है वो नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब जो आपके पास नॉर्मल एंजाइम बनना था वो क्या होगा, वो नहीं बन पाया, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी नहीं हुई, और प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो आपका फिनोटाइप या ट्रेट जो होगा वो चेंज हो जाएगा। समझ आ रही है बच्चे बात? ठीक है, जिस कैरेक्टर के लिए, जिस एक्सप्रेशन के लिए जो जीन जाना जाता था, अब वो वैसा एक्सप्रेशन नहीं करेगा, वो अपना एक्सप्रेशन चेंज कर देगा। समझ आए? तो अब वो कोई इन्फेक्शन, कोई आपका इन्फेक्टेड, कोई आपकी बॉडी के अंदर एक बिल्कुल उसका अपोजिट शो करेगा, मतलब वो डिजीज़ भी हो सकती है। पहले नॉर्मल था, अब ये डिजीज़ शो कर सकता है। अब हमने यहाँ पे क्या सीखा बच्चे, हमने यहाँ पे सीखा एक म्यूटेंट एलील जिसको मैं मॉडिफाइड एलील कहता हूँ, और एक डोमिनेंट एलील जिसको मैं अनमॉडिफाइड एलील कह रहा हूँ। यहाँ पर ये एंजाइम बना रहा है जो नॉर्मल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे एंजाइम तो बना रहा है बच्चे, ठीक है, एंजाइम तो बना रहा है, बट लेस एफिशिएंट है। या तो बना ही नहीं रहा है, या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है। तो जहाँ पर एंजाइम नहीं बन रहा है
या नॉन फंक्शनल बना रहा है तो उसको मैं रिसेसिव एलील बोल रहा हूँ। तो अगर एंजाइम नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और प्रोडक्ट नहीं बना तो हमारा आगे फिनोटाइप के अंदर वो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा, तो फिनोटाइप का कैरेक्टर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको हम लोग थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। देखो ज़रा, द मॉडिफाइड, थ्योरेटिकली देखो, द मॉडिफाइड एलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल, जो आपका मॉडिफाइड है नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा। कैसा? नॉर्मल या लेस एफिशिएंट। कौन? मॉडिफाइड एलील। अ नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम फॉर्म करेगा, और इनसे हमारा कैसा बनता है? रिसेसिव पेरेंट बनेगा, रिसेसिव ट्रेट बनेगा। बट इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, देखो, नॉर्मल एलील प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट बनेगा तो प्रोडक्ट बनेगा, और फिर उसके बाद हमारा फिनोटाइपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या बताया है? ये आपके कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, देखो ज़रा ये क्या बता रहा है। इन फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील। फर्स्ट केस में क्या बता रहा है? जहाँ पर मॉडिफाइड एलील जो है वो फंक्शन करता है अनमॉडिफाइड एलील की तरह। लाइक इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप। ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा? सेम फिनोटाइप ट्रेट प्रोड्यूस करेगा। रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट सच इक्विवेलेंट एलील पेयर इज वेरी कॉमन। ठीक, बट इफ़ द एलील प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल एंजाइम, ठीक है, या नो एंजाइम, द फिनोटाइप में बी अफेक्टेड। तो फिनोटाइप कैसा होगा बच्चे? अफेक्टेड होगा। मैंने आपको नॉर्मली बताया बच्चे कि मेरे पास एक डोमिनेंट एलील है, ठीक है, जिसको मैं नॉर्मल कह रहा हूँ, और मेरे पास एक म्यूटेंट एलील है जिसको मैं मॉडिफाइड एलील कह रहा हूँ। ठीक है बच्चे, ये मॉडिफाइड एलील है। तो अब हम बोल रहे हैं बच्चे, फर्स्ट फेज़ में इसका और इसका फंक्शन जो होगा वो कैसा होगा? सेम होगा। कैसा होगा? सेम होगा, है ना। बट ये लेस एफिशिएंट होगी, ये हाई एफिशिएंट होगी। ठीक है, ये हमारा कौन सा है? डोमिनेंट एलील है, और ये हमारा कौन सा है? रिसेसिव एलील है। बट इसको हम रिसेसिव अभी नहीं बोलेंगे, जब तक थोड़ा बहुत एंजाइम बन रहा है तो इसको हम अभी रिसेसिव नहीं बोलेंगे। ठीक है, बट इसकी सेकंड स्टेज में जाके फिनोटाइप अफेक्टेड हो जाएगा कम्प्लीटली। ठीक है, फिनोटाइप अफेक्टेड होगा, वो रिसेसिव पेरेंट कहलाएगा। ठीक है बच्चे, देखो अब हमारे पास क्या? फिनोटाइप में बी अफेक्टेड। नेक्स्ट, द फिनोटाइप या ट्रेट विल ओनली डिपेंड अपॉन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील। तो जो फिनोटाइप का एक्सप्रेशन होगा वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट किस पे हो जाएगा? अनमॉडिफाइड एलील पे। कहने का मतलब जैसे कैपिटल टी है और यहाँ पे स्मॉल टी है, तो पता चला कि ये जीन जब एक्सप्रेस नहीं कर पाया, है ना, तो अब जो हमारा F1 जनरेशन का फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होगा वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट किस पे हो जाएगा? आपकी डोमिनेंट एलील पे, जिसको हम क्या कहते हैं? अनमॉडिफाइड एलील। तो अनमॉडिफाइड या फंक्शनिंग एलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज अ डोमिनेंट एलील। ठीक है, ओरिजिनल फिनोटाइप क्या है? जो आपकी बॉडी का कैरेक्टर का एक्सप्रेशन था। एंड द मॉडिफाइड एलील इज जनरली एज द रिसेसिव एलील, और जो मॉडिफाइड एलील होगा वो कैसा होगा? वो रिसेसिव एलील होगा। Hence in the example above the recessive trait is seen due to non-functional enzymes। ठीक है, तो अगर इसने क्या किया? या तो एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं किया, या तो एंजाइम प्रोड्यूस किया जो लेस फंक्शनल है, या तो एंजाइम कैसा प्रोड्यूस कर लिया? जो उसके साथ मैच ही नहीं करता है ना, नॉन फंक्शनल या लेस एफिशिएंट, या तो प्रोड्यूस ही नहीं किया, तो तब हमारा क्या बन जाएगा? एक रिसेसिव पेरेंट कहलाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव वाला कॉन्सेप्ट है। अब हमारे पास आ जाता है कोडोमिनेंस। व्हाट इज़ कोडोमिनेंस? तो आपको ध्यान रखना बच्चे, देखो कोडोमिनेंस में आपको 2-3 चीज़ें पहले समझनी पड़ेंगी। ठीक है, इसने क्या बताया है कि गुड एग्जाम्पल इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ RBCs दैट डिटरमाइन AB ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग। ये एग्जाम्पल है आपकी कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब होता है कि कोई इक्वली दोनों कैरेक्टर अगर एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम कोडोमिनेंस कहते हैं। पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, देखना ब्लड ग्रुपिंग के कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है बच्चे, ब्लड ग्रुप के अंदर आप देखोगे जीन कौन सी है बच्चे? ब्लड ग्रुप के अंदर जीन कौन सी है? आई जीन है। और कितनी जीन होती हैं ब्लड को बनाने वाली? एक जीन होती है। ठीक है बच्चे, कितनी एलील्स होती हैं ब्लड को बनाने के लिए, है ना?
मतलब कितनी एलील्स प्रेजेंट होती है जीन के ऊपर, तो आप बोल सकते हो 3 एलील प्रेजेंट होती हैं। ठीक है बेटा, ये जो जीन है इसके ऊपर कितनी एलील हो सकती है, 3 एलील हो सकती हैं। ये 3 एलील ब्लड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब ये 3 एलील कितने करैक्टर को कोड करती हैं, एक करैक्टर क्या है, ब्लड ग्रुप है। कितने फिनोटाइप हैं बच्चे ब्लड ग्रुप के, 4 फिनोटाइप हैं, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। ठीक है बच्चे, जीनोटाइप कितने बेटा, 6। कौन कौन से, मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चे, एक इंसान के पास ब्लड ग्रुप ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब ब्लड ग्रुप ए के लिए कितने जीनोटाइप हैं, ए और यहाँ पर ए आई ए और आई ओ। मतलब ये क्या हो गया, ये डोमिनेंट हो गया और ये भी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ब्लड ग्रुप बी के लिए भी सेम ऐसे ही, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है, यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है क्योंकि I0 रिसेसिव है और कैपिटल बी डोमिनेंट है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास 2 जीनोटाइप आ गए आपके ब्लड ग्रुप बी के लिए और यहाँ पर 2 जीनोटाइप आ गए ब्लड ग्रुप ए के लिए, और यहाँ पर एक जीनोटाइप आएगा क्योंकि यहाँ पर ये इक्वली एक्सप्रेस करते हैं बच्चे, ए भी एंटीजन बनाएगा आरबीसीज के सरफेस पे और बी भी बनाएगा। ठीक है, तो इसी को हम कोडोमिनेंस कहते हैं। और IO जो होता है ना, इसके आरबीसीज के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं होता है। समझ आई बच्चे बात, तो मतलब यहाँ पर एक जीनोटाइप ब्लड ग्रुप ओ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब ब्लड ग्रुप ओ के लिए कितने जीनोटाइप हैं, एक जीनोटाइप है, कैपिटल आई। ठीक है बेटा, I0 जिसको हम बोल रहे हैं। तो ये एक बेसिक सी बात यहाँ पे मैंने आपको बताई है। अब आपने बताना है कि आउट ऑफ 3 एलील्स ओनली 2 एलील प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस, दैट इज़ होमोलोगस क्रोमोसोम। इन 3 में से किसी एक इंसान में सिर्फ 2 ही एलील प्रेजेंट होती हैं। जब तीसरा इंसान हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 3 एलील ऐड हो जाएंगे। मतलब मानो किसी एक इंसान में या तो ब्लड ग्रुप ए होगा तो IA हो सकती है, या तो I0 हो सकती है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो IB हो सकती है, IB, या तो I0 हो सकती है। ठीक है बच्चे, या I0 हो सकती है। तो हमारे पास 3 में से ओनली 2 एलील प्रेजेंट इन द सेम लोकस ऑफ क्रोमोसोम, उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आ रही है आपको। अब इसको थोड़ा सा हम रीड करेंगे, बट जो चीज़ मैंने आपको समझाई है पहले उस पर भी ध्यान देना। देखो, मैं कह रहा था बच्चे, मोर देन 2 एलील्स कंट्रोल 1 करैक्टर। अगर एक करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 से ज़्यादा एलील हों तो उसको हम मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो आपने ब्लड ग्रुप में एलील तो देख ही ली, कितनी, एक जीन है बच्चे, एक करैक्टर को कंट्रोल कर रही है, इसके ऊपर एलील कितनी है, 1, 2 और 3। मतलब 12th क्लास के 2 बच्चे और एक 4th क्लास का बच्चा। ठीक है, ब्लड ग्रुप हमारा एक करैक्टर है और एलील्स हमारी 3 है और जीन हमारा 1 है। ठीक है बच्चे, तो अब आपने यूजुअली 1 जीन कंट्रोल 1 करैक्टर 2 एलील्स। ठीक है, अभी तक हम पढ़ते थे, बट अब यहाँ पर मोर देन 2 एलील कंट्रोल 1 करैक्टर, दैट इज़ नोन एज मल्टीपल एलीलिज्म। तो इसको आप कैसे समझ सकते हो बच्चे, देखो अब यहाँ पे देख लेना, मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई है कि एक इंसान के अंदर क्रोमोसोम्स के ऊपर ब्लड बनाने वाली 2 ही एलील्स होंगी बेटा। कितनी एलील्स होंगी, 2 ही एलील्स होंगी। जब हम क्या कह रहे हैं, पॉपुलेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर मल्टीपल एलीलिज्म आएगा। ठीक है, पॉपुलेशन में 2 लोग आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे, जैसे ब्लड ग्रुप ए है, इसका कोई इंसान है, इसका ब्लड ग्रुप ए है, इस दूसरे का बी है, तीसरे का AB है और चौथे का O है, तो इसका मतलब 4 टाइप की ब्लड ग्रुपिंग होगी। मैं कह रहा हूँ कि ब्लड ग्रुप ए के लिए क्रोमोसोम्स के ऊपर एलील की पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो सकती हैं, तो आपने देखा बच्चे कितनी हो सकती हैं बेटा, कितनी हो सकती हैं बेटा, बताओ जल्दी। 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं बच्चे। कितनी पॉसिबिलिटीज़, 2 पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिल सकती हैं, IA और I0 दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, देख लो यहाँ पे, ये और ये, तो हमारे पास एक्सप्रेस क्या होगा, ह्यूमन में ब्लड ग्रुप ए आएगा। तो मतलब कंडीशन होमोजाइगस एलील हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस एलील भी हो सकते हैं ब्लड ग्रुप ए के लिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ब्लड ग्रुप बी के लिए होमोजाइगस एलील भी हो सकती हैं, मतलब बी इधर आ गया और बी इधर आ गया और बी इधर आ गया और I0 इधर आ गया, तो मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, होमोजाइगस एलील और हेट्रोजाइगस एलील। तो
तो यहाँ पर क्या एक्सप्रेस हुआ, ब्लड ग्रुप बी एक्सप्रेस हुआ। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, आई बी था और यहाँ पे क्या था, आई ओ था। ओ रिसेसिव है, बी डोमिनेंट है, तो ये इसको एक्सप्रेस नहीं करने देगा। यहाँ पर क्या एक्सप्रेस होगा, ब्लड ग्रुप बी एक्सप्रेस होगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ बच्चे, अब हमारे पास क्या है, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो ब्लड के बनाने वाली जो एलील्स हैं वो यहाँ पे हैं, मतलब एक इधर होगी और एक इसके अपोजिट में होगी। तो मैं कह रहा हूँ, अब देखो हमारे पास कितनी एलील्स हैं, 2 हैं। तो अब इधर कैसे आप देखोगे, मानो जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मेरे पास यहाँ पे ब्लड बनाने वाली एलील जो है वो कौन सी है, यहाँ पे एक आ गई बेटा, तो मैं बोलूँगा आई ए, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गई, आई ए, और यहाँ पे लिखूँगा मैं आई बी। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएंगे, ये मेरे पास क्या आ जाएंगे, हेट्रोजाइगस एलील आ जाएंगे। क्या आ जाएगा बच्चे, हेट्रोजाइगस एलील आ गए। तो अब आप बोल सकते हो बच्चे, अब आप बोल सकते हो, तो मेरे पास जो कम्बिनेशन आए, तो एक ही कम्बिनेशन आएगा ना ब्लड ग्रुप ए बी के लिए, जिस इंसान का ए बी ब्लड ग्रुप है, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो आप। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारे पास ये आरबीसीज है, तो आरबीसीज के सरफेस पे क्या है, आपका आई ए भी प्रेजेंट है और आई बी भी प्रेजेंट है। तो मतलब ये एंटीजन बनाने के लिए ए भी उतना ही सक्षम है और बी भी उतना ही सक्षम है, तो इसीलिए इसको हम कोडोमिनेंस बोलते हैं, है ना। इक्वल एक्सप्रेस कर रहे हैं, आई ए और आई बी दोनों ही आरबीसीज के सरफेस पे एंटीजन्स बनाएंगे। ठीक है बच्चे, मतलब किसके साथ एंटीजन क्यों बना रहे हैं बच्चे, एंटीजन बना रहे हैं एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, या तो हम बोल सकते हैं ये शुगर चेन्स होती हैं कुछ, है ना, एंटीजन बनाने वाली शुगर चेन होती हैं, आई ए चेन, आई बी चेन्स। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि ब्लड बनाने वाली जो जीन है ए बी ब्लड ग्रुप वाले इंसान के अंदर आई ए भी है और आई बी भी है, क्योंकि आई ए उतनी सक्षम है ब्लड बनाने के लिए जितनी आई बी है, तो इसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। तो इसके पास सिर्फ क्या होंगी, हेट्रोजाइगस एलील प्रेजेंट होंगी। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप क्या एक्सप्रेस होगा, आई ए और आई बी। ठीक है, तो इसी को हम कोडोमिनेंस कहेंगे। अच्छा, ओ के पास मतलब आरबीसीज के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, आरबीसीज के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, बट एंटीबॉडी इसके पास प्रेजेंट होगी। तो इसके सरफेस पे क्या होगा, एक जीन पे I0 होगा और दूसरे जीन पे भी क्या होगा, I0। तो दोनों रिसेसिव पेरेंट हैं। ठीक है, तो अब ब्लड ग्रुप O एक्सप्रेस होगा बच्चे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम समझ में आया है। तो अब आप लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेंगे। देखो ज़रा, अब यहाँ पे कैसे आपने समझना है इसको, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है बच्चे, टिल नाउ वी आर डिस्कसिंग क्रॉस वेयर द F1 रिजेंबल ईदर ऑफ द टू पेरेंट डोमिनेंस आर वॉज इन बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, बट इन केस ऑफ कोडोमिनेंस, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोडोमिनेंस। पहले हमने पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उससे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कोडोमिनेंस पढ़ रहे हैं। कोडोमिनेंस में F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट, तो इसमें F1 जनरेशन क्या होती है, बिल्कुल पेरेंट की तरह ही मैच करती है। अ गुड एग्जाम्पल, डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल्स दैट डिटरमाइन ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स। ABO ब्लड ग्रुपिंग्स आर कंट्रोल्ड बाई द जीन्स, ठीक है, 1, 2, ठीक। जैसे यहाँ पे देखो, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल हैज़ शुगर पॉलीमर। ठीक है, शुगर पॉलीमर दैट प्रोट्रूड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। ठीक है, इन जीन का कंट्रोल जो है वो शुगर चेन के हाथ में होता है। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं द जीन आई 3 जीन है बच्चे, हैज़ 3 एलील्स। इसके ऊपर क्या होगा, IA है ना, मान के चलो। ठीक है बच्चे, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, जैसे ये फर्स्ट आ गया तो इसके ऊपर IA हो सकता है। फिर सेकंड हमारे पास क्या आता है, बी के लिए BB हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड द एलील IA है ना एंड IB प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द शुगर वाइल, ठीक है, वाइल डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर बिकॉज ह्यूमन आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ईच पर्सन पोजेस एनी टू ऑफ द 3 जीन एलील्स। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है, देखो ये शुगर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चे, ये शुगर वाला ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको समझ पाओ तो। क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, ये देखो, जैसे आपको पता होना चाहिए ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप O। आरबीसीज के सरफेस पे एक शुगर प्रेजेंट होती है जिसको हम IA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
अच्छा, उसके बाद कितनी शुगर की चेन प्रेजेंट होती है? बी के ऊपर भी एक ही होती है। और आपके जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें कितनी होगी? 2 शुगर चेन प्रेजेंट होंगी। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके पास कोई शुगर चेन नहीं होगी बच्चे। ठीक है, तो इससे हमें ये बात पता चलती है बच्चे, जो ये शुगर वाला कॉन्सेप्ट है ना, आपको ये ध्यान रखना है कि आरबीसीज के सरफेस पे जो जीन होती है, एक्सप्रेशन शो करती है, वो इस शुगर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। आपको कोई पूछे शुगर चेन आरबीसीज के सरफेस पे ब्लड ग्रुप ए के लिए कितनी होती है, तो आप बोलोगे 1, ठीक है, जिसको हम IA कहते हैं। ब्लड ग्रुप बी के आरबीसीज के सरफेस पे एक शुगर चेन होती है जो किसको कंट्रोल करती है? जीन IB को कंट्रोल करती है। ठीक है, और जीन IA और IB को कंट्रोल करने के लिए कितनी शुगर्स हैं? 2 शुगर आरबीसीज के सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। अब हम बोलते हैं कि आरबीसीज के सरफेस पे कोई शुगर नहीं है, तो इसका मतलब उसके सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है। समझ आई बात? ठीक है, तो अब इसको ना हम NCERT से रीड करते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। देखो ज़रा इधर देखना, ये वाला पार्ट देखो। यहाँ पे यही चीज़ हम लोग देख रहे थे बेटा। यहाँ पे क्या बता रहा है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल हैज़ शुगर पॉलीमर्स दैट प्रोट्यूड फ्रॉम इट्स सरफेस एंड काइंड ऑफ शुगर। आरबीसीज के सरफेस पे डिफरेंट काइंड की शुगर प्रेजेंट होती है जो कंट्रोल करती है किसको? जीन को। द जीन आई, ब्लड ग्रुप के लिए जीन कौन सी है? आई हैज़ 3 एलील्स। इसके पास कितने एलील्स होंगे बच्चे? 3, B, A और IO। ठीक है बेटा, ये आगे द एलील्स IA एंड IB प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर। ठीक है, इनकी दोनों की डिफरेंट शुगर होगी क्योंकि एक के पास IA एलील है, दूसरे के पास IB है। वाइल एलील I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, क्योंकि फिर ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? O होगा बेटा। बिकॉज ह्यूमन आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन कैसा है? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। ईच पर्सन पोजेस एनी 2 ऑफ 3, मतलब हर इंसान में इन 3 में से कोई सी 2 एलील्स हो सकती हैं। ठीक है, जीन के ऊपर। IA एंड IB आर कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर I। जैसे आपका IA है और IB है, वो कम्प्लीटली किसके ऊपर डोमिनेंट होता है? I के ऊपर डोमिनेंट। इसीलिए IA को डोमिनेंट बोलते हैं और II को रिसेसिव बोलते हैं। अगर IA और I है तो मतलब क्या हो गया बच्चे? वो डोमिनेंट एलील। IB और I है, वो क्या हो गया? डोमिनेंट एलील। इन अदर वर्ड IA एंड I आर रिप्रेजेंट ओनली IA एक्सप्रेस, यही पढ़ा हमने। बिकॉज I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर and when IB and I are present IB express, but when IA and IB are present together both express their own type of sugar। ठीक है, दोनों क्या करते हैं बच्चे? अपने अपने शुगर प्रोड्यूस करेंगे आरबीसीज के सरफेस पे। दिस इज़ बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस। इसी को हम क्या कहते हैं? कोडोमिनेंस कहते हैं। जैसे हेंस आर रेड ब्लड सेल्स हैव बोथ A एंड B टाइप ऑफ शुगर। ठीक है, अगर इनके पास A और B टाइप की शुगर्स हैं, सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स। ठीक है, 3 में से देयर आर 6 डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ दीज 3 एलील्स। इन 3 एलील्स के बच्चे कितने कम्बिनेशन बन रहे हैं? 6, जो हमने ऑलरेडी पढ़े। देखो यहाँ पर हमारे पास कितने कम्बिनेशन बने? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे ये 7 बता रहा आया है, बट ऐसे हमारे पास कितने कम्बिनेशन बन रहे हैं बच्चे? 6 कम्बिनेशन बन रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया है बच्चे कि 6 जीनोटाइप कौन कौन से होते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप के लिए A के लिए कितने हैं हमारे पास जीनोटाइप? 2 जीनोटाइप हैं। B के लिए कितने बच्चे? 2 जीनोटाइप है। AB के लिए कितने जीनोटाइप हैं बच्चे? AB के लिए हमारे पास, इसने तो 2 बताएं बट हम 1 बोलते हैं। कौन सा? IA और IB, एक वो आ जाएगा AB के लिए। और O के लिए कितने हमारे पास जीनोटाइप हैं? 1। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 6 जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या बताया है? Since there are 3 different alleles, there are 6 different combination of these 3 alleles that are possible, and therefore a total 6 different genotype of human ABO blood type। Table 4.2। How many phenotypes are possible? तो इनके फिनोटाइप कितने पॉसिबल हो सकते हैं बच्चे? तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर करना है आपने। तो फिनोटाइप बच्चे 4 होंगे ना, एक A आ गया, एक B आ गया, एक AB आ गया और एक O आ गया। ये 4 फिनोटाइप हो गए बच्चे आपके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा बेटा। ठीक है, तो बच्चे आज हम लोगों ने कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलीलिज्म का कॉन्सेप्ट सीखा है बच्चे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 37। ठीक है, 37 तक तो हो गया है।
ये वाला हो गया हमारा, ये हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखेंगे, सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, फॉर एग्जांपल स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड। तो ये हमने पहले पढ़ा है, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। बट फिर भी हम लोग 38 पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।